सारा आप पे डिपेंड है। मैं आप पे काम करूंगा, बाकी आप अपने ऊपर पे काम करें। वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है ये कोई भी, वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है। आप पे मैं मेहनत करूंगा और आप भी खुद पे मेहनत करें। वन साइडेड ये ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, आप खुद पे मेहनत करें और मैं आप लोगों पे मेहनत करूंगा। सिंपल। हाँ जी। कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियर गेम। ठीक है। न्यूक्लियर गेम चेंजर, ईरान से एटॉमिक एम्बिशंस एंड ग्लोबल कंसर्न। कल हमने यहां तक पढ़ा था हमने। आगे पढ़ते हैं इसको। इसके नोट्स में क्लास के बाद सेंड करता हूं, ओके। देखिए, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट 90s एंड 2000 के स्टार्ट में न्यू डायमेंशन में एंटर होता है। न्यू डायमेंशन, दैट इज द न्यूक्लियर डायमेंशन। न्यूक्लियर डायमेंशन में एंटर होता है। हाँ जी। जब ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट किया, जब ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। यूएसए, इसराइल एंड अरब कंट्रीज ईरान के न्यूक्लियर पावर को थ्रेट समझती हैं, परसीव करती हैं। यूएसए, ईरान, यूएसए, इसराइल, ईरान, ईरान के या अरब कंट्रीज भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट परसीव करती हैं। ठीक है। सुने आगे, सुने सिद्धराज, सुने। एज वी नो, एज वी नो 2023 तक ईरान सऊदी डील से पहले आप सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस देखें, सास बहू वाले रिलेशन से, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉक्सीज पूरे मिडिल ईस्ट में, वर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस अंटिल चाइना एंटर होता है और डील साइन करवाता है, सऊदी ईरान डील 2023 में। Also, USA and Israel believe that they have to prevent Iran from acquiring nuclear programs, बेशक ईरान पर अटैक ही क्यों ना करना पड़े। तो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट न्यू डायमेंशन में एंटर होता है 2000 की स्टार्ट में, जब ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके। The conflict took on entirely new dimension when the Iran began developing its nuclear program in the early 90s and 2000. The United States, Israel, and other Middle Eastern partners regard Iran as a primary threat to their interest in the region and view its potential acquisition of nuclear weapons to be prevented by force if necessary। जैसे मैंने आपको बताया कि बेशक फोर्स ही क्यों ना यूज करनी पड़े। Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA and its collapse, the death of diplomacy। JCPO के बारे में किसी को पता है? Joint Comprehensive Plan of Action किसी को पता है? सुना है कभी आपने इसके बारे में? सुना है कभी इसके बारे में या नहीं? ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में कभी भी नहीं सुना आपने? चलिए मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं है। चलें बता देता हूं, मैं बता देता हूं। देखें, ईरान से एस्पिरेशन ऑफ एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान की जो एक ख्वाहिश है ना कि न्यूक्लियर वेपन्स हो, ये पता है कब स्टार्ट होती है? 1950s में, व्हेन मोहम्मद रजा पहलवी, जैसे कि मैंने आपको बताया कल भी कि मोहम्मद रजा पहलवी वाज एन एलाई ऑफ इसराइल एंड यूएसए, जब वो पावर में थे। यूएसए इटसेल्फ हेल्प्ड ईरान इन बिल्डिंग न्यूक्लियर प्लांट। यूएसए ने खुद हेल्प की थी ईरान की न्यूक्लियर प्लांट डेवलप करने में। हाँ जी, यूएसए ने खुद हेल्प की थी ईरान की, जब मोहम्मद रजा पहलवी वाज इन पावर। 1950s की बात हो रही है, इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि हमेशा आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बट ईरान में जब आयतुल्लाह खamenei आते हैं पावर में,
ईरान में जब आयतुल्ला खमनाई आते हैं पावर में आफ्टर द ईरान रिवॉल्यूशन, न्यूक्लियर प्लांट की कंस्ट्रक्शन भी रुक गई। क्यों? क्योंकि 2003 में सुप्रीम लीडर, ईरान सुप्रीम लीडर दैट इज आयतुल्ला खमनाई इशूड फतवा, फतवा दे दी कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर केमिकल वेपन्स जो कि सीरियस थ्रेट है ह्यूमैनिटी को, वो हराम है इस्लाम में, वो हराम है इस्लाम में। 2003 में वो फतवा देते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड अदर केमिकल वेपन्स जो कि ह्यूमैनिटी को थ्रेट है, वो हराम है इस्लाम में। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ईरान। एक तो पता है, एक तो पता है मुस्लिम्स को ना, अगर किसी ने पीछे किया है ना, पीछे, वो इन फतवाओं ने पीछे किया है। क्या रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं, ऐसी कौन सी मैंने बात कर दी सिद्रा, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने जो रिपीट कर दूं? कौन सी फिलॉसफी मैंने बोल दी? मैंने कहा आपको कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने फतवा दे दी कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर केमिकल वेपन्स हराम है इस्लाम में, ये उन्होंने फतवा दे दी। और मैंने नहीं दी फतवा, उन्होंने दी। डोंट यू थिंक के अगर मुस्लिम्स पीछे हैं, इन फतवाओं की वजह से ही हैं? नहीं, मैंने दी थी फतवा खुदरा, ऑब्वियस सी बात है, आयतुल्लाह खमनाई ने नहीं दी है। जी। मेरे पे हाँ, मेरे पे वैसे फतवाएं बहुत लगेंगी। जी। डोंट यू थिंक, मैं सबसे पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, सिदरा आयतुल्लाह खमनाई ने 2003 में फतवा दे दी कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अदर केमिकल वेपन्स आर हराम इन इस्लाम। 2003 में आयतुल्लाह खमनाई ने फतवा दे दी। ये कह रहा हूं मैं, कौन सी फिलॉसफी में बोल रहा हूँ जो इतना परेशान हो गई हैं आप? बताओ। मैं आप सबसे पूछता हूँ, डोंट यू थिंक मुस्लिम्स ने अगर प्रोग्रेस नहीं किया है इन फतवाओं की वजह, प्रोग्रेस किया? बताओ। इसमें योर ओपिनियन, उसको भी मैं पे अगर फतवा उस टाइम हराम थे, मतलब आप यहीं पे सोचे, अगर 2003 में न्यूक्लियर वेपन्स हराम थे तो अब क्यों हलाल हो गए? अब 2003 में अगर न्यूक्लियर वेपन्स हराम थे तो अब क्यों हलाल हो गए? अब क्यों आप परसू कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को? That was the biggest mistake on the part of Iran to relinquish its nuclear program in 2003. A biggest blunder, biggest blunder. उस टाइम था उनके पास, बना लेते, बना लेते, ठीक है। बट लेटर ईरान रिलेशन विद इसराइल, उसके बाद ईरान के रिलेशन इसराइल के साथ, अरब कंट्रीज पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड जो रीजनल पॉलिटिक्स हो रही थी मिडिल ईस्ट में, कंपेल किया ईरान को कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएं। कंपेल किया, ठीक है, ईरान की लीडरशिप को, पर्टिकुलरली आयतुल्लाह खमनाई को, कि न्यूक्लियर वेपन्स के बिना आप गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है। ईरान के रिलेशंस इसराइल के साथ या इसराइल की राइजिंग पावर इन मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज के रिलेशंस ईरान के साथ, ईरान रीजनल पॉलिटिक्स देखें, कंपेल किया इन इन फैक्टर्स ने ईरान को कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए वो। यही बात हो रही है, ईरान इंटरेस्ट इन न्यूक्लियर वेपन्स डेट बैक टू 19। अच्छा जी, एक चीज ना, एमन, एक चीज ना, देखें, हमेशा ना इंटरनेशनल रिलेशंस में फतवाएं और रिलीजन का कोई काम नहीं होता, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में फतवाएं रिलीजन का कोई काम नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट ही
इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब फतवाओं वाला टाइम चला गया है। अब फतवाओं वाला जो टाइम है ना, वो चला गया है। ठीक है। अब आप अब दुनिया जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को देखती है, हर हर स्टेट अपना इंटरेस्ट देखती है। जी। अगर ऐसी बात हो तो सबसे पहले सऊदी अरब को पे फतवा लगनी चाहिए, क्योंकि उनके ही इंटरेस्ट है। मतलब देखो आप, इसराइल और पर्टिकुलरली यूएस के साथ किसके बेस्ट रिलेशन है? सऊदी अरब के हैं। बेसिस अरब कंट्रीज में है ना। तो सबसे पहले आप तो सऊदी अरब पे फतवा लगा के ये हराम कंट्री है, तो सबसे पहले तो उस पे फतवा लगेगी। है ना? मतलब आप सोचो, लॉजिकली सोचो आप। अगर इस बात पे मान लेते हैं, अयतुल्लाह खमेनी साहब की बात पे मान लेते हैं, तो सबसे पहले फतवा तो सऊदी अरब पे लगती है कि ये हराम है। हाँ जी। मतलब अच्छा, एक और भी देखें एंगल, वहां पे तो वर्कर्स भी अब इंडियन से ज्यादा। ठीक है। वर्कर्स भी इंडियन से ज्यादा वहां पे। वैसे भी सऊदी अरब जो है आजकल सगा लगा पड़ा हुआ है यूएसए का, इंडिया का, इसराइल का। तो सबसे पहले तो उन पे फतवा लगती है। तो ये फतवाएं काम नहीं करती। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये रिलीजन, फतवा एंड ऑल दैट, ये काम नहीं करती। मतलब देखो आप, जिनके पास मक्का मदीना है ना, वही रिलीजन को, इस्लाम को साइड करते हैं फॉरेन रिलेशंस में। तो आप कौन होते हो? मतलब सऊदी कहता है ना मैं बड़ा इस्लामिक इस्लामिक कंट्रीज का लीडर हूँ। सऊदी कहता है मैं इस्लामिक कंट्रीज का लीडर हूँ, मक्का मदीना है मेरे पास। जी। अब वही जिनके पास है वो खुद फॉरेन फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन को नहीं देखते, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं वो। याद है ना 2017 में ट्रम्प जब फर्स्ट इलेक्ट हुआ था ना, फर्स्ट टर्म में, उसकी पता है सबसे पहले फर्स्ट विजिट किस कंट्री में थी? फॉरेन कंट्री में। वो नेटो कंट्रीज के पास भी नहीं गया था, सबसे पहले सऊदी अरब आया था। और अभी भी तो आया था ना, देखो आप, ट्रम्प आया था, देखो कैसे वेलकम किया उन्होंने। तो ये रिलीजन वगैरह जो है ना, ये पाकिस्तान और ईरान ही करते हैं। इस पे आते हैं, अस्मा अस्मा आते हैं, जेसीपीओ पे आते हैं, आते हैं। अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि रिलीजन का कोई भी रोल नहीं होता। समझ रहे हो? सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, ये हम ही करते हैं, भाई भाई मुस्लिम। अदरवाइज दूसरे कंट्रीज ये कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके। ईरान के न्यूक्लियर एस्पिरेशन को रोकने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर एस्पिरेशन को रोकने के लिए, जी मुजीब जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुने अब, सुने सुने। ईरान के न्यूक्लियर एस्पिरेशन को रोकने के लिए अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, इस डर से कि ऐसा ना हो कि सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की रेस में ना लग जाएं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए। क्यों, वाई? कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करता है, ईरान, सऊदी कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कभी भी नहीं। यूएस पे या पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा कि मुझे भी हेल्प करें। अगर सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, कतर, बहरेन, सारे कंट्रीज न्यूक्लियर रेस में लग जाते। इसके साथ टर्की भी पीछे नहीं हटता। पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस लग जाती। हाँ जी। देयर फोर P5+1। नाउ व्हाट इज P5? P5 means permanent members of UN Security Council, permanent members of Security Council। 5 कंट्रीज है परमानेंट मेंबर्स, प्लस जर्मनी। ये वन जो है, ये जर्मनी है। ने ईरान से नेगोशिएशन स्टार्ट की
ताकि ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ दे, ईरान से न्यूक्लियर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस की, कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ दे, न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ दे। साउथ एशिया में तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद नहीं देश लगी पावर, क्योंकि साउथ एशिया की जो में कौन से कंट्रीज आते हैं बताओ मुझे। अफगानिस्तान है, ठीक है, पड़ोस में। अफगानिस्तान में की पॉलिटिक्स को आप जानती हैं, वहां पे कंटिन्यूअसली वॉर्स चली हैं, एक गवर्नमेंट ही नहीं रही, ठीक है, एक गवर्नमेंट ही नहीं रही वहां पे। तालिबान थे 1960 1996 में, यूएसए आ गए, यूएस ने अपनी गवर्नमेंट बिठाई। जी। बांग्लादेश, बांग्लादेश की को कभी भी इंडिया पाकिस्तान अलो ही नहीं करेंगे ना, वेस्ट अलो करेगा। नेपाल, नेपाल न्यूक्लियर वेपन सब अक्वायर करेगा। भूटान, खुदा का खौफ करें। हाँ जी। आगे, अच्छा आगे चलें। इन नेगोशिएशंस के बाद, नेगोशिएशंस के बाद 2015 में ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आप कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, साइन हुई। ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या इसको हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो साइन हुई। अब ये डील है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट या अकॉर्डिंग टू दिस डील, ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं, ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएस ने, वो लिफ्ट किए जाएंगे, उनको हटाया जाएगा। और ये याद रहे, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हुई है, ये याद रहे कि ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हुई है। हाँ जी। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं, वो लिफ्ट किए जाएंगे, और ईरान कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ यूरोप एज वेल, यूरोप के साथ वो आयल ट्रेडिंग रिलेशन रख सकता है। इन रिटर्न अब ईरान को क्या करना पड़ेगा? इन इन रिटर्न ईरान हैज टू कंप्लाई विद द सेफगार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं ट्रंप भाई साहब का फर्स्ट टर्म। ट्रम्प भाई साहब आते हैं, ट्रम्प का फर्स्ट टेन्यूर। ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है ना, इलेक्शन कैंपेन 2017, 2016, सारी इलेक्शंस कैंपेन इसी बेस पे की थी कि यूएस को ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करना चाहिए। और जैसे ही ट्रम्प फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं इन 2017, यूएस terminated its participation in Joint Comprehensive Plan of Action, यूएस ने जेसीपीओए से विड्रॉ कर दिया। एंड ट्रम्प भाई साहब ने अगेन ईरान पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए, अगेन ईरान पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए, जिस पे हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत परसू किया था ट्रम्प को कि मत करें, ठीक है। लेकिन ट्रम्प इज अ ट्रम्प, आपको पता है उसका। पूरी इलेक्शन कैंपेन उस पे थी कि यूएस को इससे विड्रॉ करना चाहिए, और ईरान के साथ ना कोई निगोशिएशंस नहीं होगी, ईरान के साथ हार्ड पावर यूज की जाए। हार्ड पावर, हार्ड पावर क्या होती है? या मिलिट्री यूज करो या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, दैट इज द हार्ड पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। या मिलिट्री यूज करो, फोर्स का यूज करो, या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं हार्ड पावर इंटरनेशनल रिलेशन। आया समझ? यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ मुझे।
बुजुर्ग हो, जल्दी बताओ। एक तो पढ़ पढ़ के बुजुर्ग हो गए हैं आप लोग। जल्दी बताओ मुझे, जितने भी हैं क्लास में। सब कुछ समझ आया? ओके। October 7, द कैटलिस्ट फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। अब हम करंट एरा पे आ गए। ठीक है। October 7, इस पे ऐसे भी आया है, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी। October 7, द कैटलिस्ट फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। यहां से आपकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनना। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में टर्निंग पॉइंट आती है जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ऑन 7 अक्टूबर 2023। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में यह टर्निंग पॉइंट है जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ऑन 7 अक्टूबर 2023, जिसमें इस अटैक में इसराइल के 1200 सोल्जर्स मारे गए और 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस बनाए गए। हाँ जी। और यहां से ही स्टार्ट होती है इसराइल गाजा वार। यहां से स्टार्ट होती है इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट इन 2020। इन 2024 तक, 2024 तक इसराइल ने जितनी भी ईरान की प्रॉक्सीज थी, चाहे लेबनान में हो, हिजबुल्लाह हो, ठीक है, जब लेबनान में हिजबुल्लाह हो, सीरिया में बशार अल असद हो, ठीक है, यू नो बशार अल असद, ही वाज एन अलाई ऑफ ईरान एंड रशिया। हमास हो, सबको वीक किया। ठीक है, सबको वीक किया। इस बात को समझो कि इसराइल की क्या स्ट्रेटजी है कि ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं मिडिल ईस्ट में उनको अब वीक करो। चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो। बशार अल असद, बशार अल असद को भी रिमूव कर दिया। आल्सो, आल्सो इसराइल वीकेंड हिजबुल्लाह इन लेबनान। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड। सीरिया को समझो। सीरिया, सीरिया में था बशार अल असद, जिस किसको, इसको किसकी सपोर्ट थी? रशिया प्लस ईरान। अब रशिया खुद ऑक्यूपाई है, रशिया खुद ऑक्यूपाई है ना यूक्रेन में। रशिया खुद ही ऑक्यूपाई है। हाँ जी। तो रशिया तो नहीं आ सकता बशर अल असद को बचाने। प्रॉक्सीज थी, प्रॉक्सीज, वो इसराइल ने वीक कर दी। बशर अल असद इज लेफ्ट अलोन नाउ।
ठीक है, बशार अल असद इज नाउ लेफ्ट अलोन। और एक और भी पॉइंट समझो यहां पे, अगर ईरान पे अटैक करना है इसराइल ने, तो इसराइल हैज टू यूज सीरियाज एयर स्पेस। तो बशार अल असद अगर पावर में होता, वो तो अलो नहीं करता ना, बिकॉज ही वाज एन एलाय ऑफ द ईरान, ईरान का एलाय था। और बशार अल असद को उड़ा के, उसको हटा के अहमद अल शरा की गवर्नमेंट को बिठाया गया, उसको इम्पोज कर दिया, जिसके साथ अभी ट्रम्प सऊदी अरेबिया में मिला था, याद करें, जिसके साथ अभी ट्रम्प सऊदी अरेबिया में मिला था, अहमद अल शरा। ठीक है, देखा है आपने, जिसके साथ अभी ट्रम्प मिला था सऊदी अरब में, बिफोर इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी। और सीरिया के ऊपर अब यूएस ने सैंक्शंस भी हटा दिए हैं, सीरिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस हटा दिए हैं। आज की न्यूज है ये, सुबह की, आज की न्यूज है सुबह की, कि यूएसए हैज लिफ्टेड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन सीरिया। व्हाई? क्योंकि अहमद अल शारा इसराइल एंड यूएस का ही पपेट है। अब आपको समझ आ रहा है, जियो पॉलिटिक्स समझ आ रही है आपको, कि बशार अल असद के होते हुए इसराइल नहीं एयर स्पेस यूज कर सकता था इस सीरिया की, एंड ही हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द पावर। तो ईरान ईरान ने क्या, इसराइल ने क्या किया? रशिया आता, रशिया खुद ऑक्यूपाई है यूक्रेन में, वो अपनी वार वहां पे लड़ रहा है। प्रॉक्सीज जो सपोर्ट कर रही थी बशार अल असद को, उन प्रॉक्सीज को पहले इसराइल ने वीक किया। नाउ बशार अल असद इज लेफ्ट अलोन, अकेला रह गया वो, उसको हटाओ, और अहमद अल शरा अपने ही पपेट को बिठा दिया। नाउ नाउ इसराइल कैन यूज सीरियाज एयर स्पेस टू लॉन्च अटैक ऑन ईरान। आया समझ आपको? यहां तक जियोपॉलिटिक्स समझ आ रही है आपको अब, कि किस तरह से इसराइल ने डाउन प्ले किया है ईरान को। हाँ जी, किस तरह से डाउन प्ले किया है। हाँ जी। और ये चीज जो है ना, ये चीज प्रूव भी होती है, और ये चीज प्रूव भी होती है, पता है किस तरह से? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 2024 में इसराइल एंड ईरान एक दूसरे पे ना मिसाइल मारते हैं। ठीक है, इसराइल एंड ईरान एक दूसरे पे मिसाइल मारते हैं लास्ट ईयर, दे एक्सचेंज मिसाइल्स। और जो कि ईरान को हिट भी हुए, जो कि ईरान को हिट भी हुए, बट इसराइल को कोई ऐसा कुछ खास कोई डैमेज नहीं हुआ। यहाँ पे पता है मिलिट्री एनालिस्ट क्या कहते हैं, या एनालिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट्स थे ना, लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुए, ये एक दूसरे पे जो मिसाइल मारे, ईरान की मिलिट्री वनरेबिलिटीज रिवील कर दी। ईरान की मिलिट्री वनरेबिलिटीज वो सामने आ गई, कि ईरान का जो एयर डिफेंस है ना, एयर डिफेंस इज वीक। ना उनके पास एयर फोर्स है, ना उनके पास एयर डिफेंस है, इट इज वनरेबल। कि ईरान अपने मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ईरान अपने मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आल्सो ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, जिसने जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता था, वो वीक कर दी थी। नाउ इसराइल सा एन अपॉर्चुनिटी टू टेक आउट ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड regime। ये सिर्फ जो मिलिट्री
जो मिसाइल्स एक्सचेंज हुए लास्ट ईयर। ठीक है। वो जस्ट चेक करना था इसराइल की, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, उसकी एयर डिफेंस को, उसके एयर डिफेंस को असेस करना था। और वनरेबिलिटीज सामने आ गई, वनरेबिलिटीज सामने आ गई। हाँ जी। और यहां से स्टार्ट होती है आपकी करंट Israeli strikes on Iran, the flames of war, the June 2025 Iran-Israel conflict erupts। आया समझ यहां तक? ऑल ऑफ यू, जितने भी हैं क्लास में, बताओ। ऑल ऑफ यू, समझ आया आपको कि कहां से हमने स्टार्ट किया था? हमने कहां से स्टार्ट किया था? जो न्यू है क्लास में वो बताएं मुझे। मिसबा आप बताएं मुझे, और कौन है? आमना जफर आप बताओ मुझे, और कौन है न्यू? फरा आप भी बताओ मुझे, फिजा, हफ्सा खान आप भी बताओ मुझे, और जवेरिया। और कौन है क्लास में दैट इज न्यू? और नूरुल हुदा। और कौन है? हम्म, सोहेल आप बताओ। तहरीम, तैयबा। और कौन है? अस्मा। अब आया समझ हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने दोस्त दोस्त ना रहा। जी। आप बताओ मुझे, जो पुराने हैं वो बताओ। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था शुरू में से? अगर आप ऐसी बात होती ना सादिया, तो मैं आपको क्लास में बैठने नहीं देता। ये दोस्त वाली बात ही ना करें आप। ठीक है। मतलब आपका सेशन जो है ना, वो फरवरी में खत्म हो चुका है। आपका सेशन फरवरी में खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप टॉपिक्स एंजॉय कर रही है, तो ये बात ना कहें कि दोस्त दोस्त ना रहा। अच्छा। अच्छा। ओके ओके, चले ठीक है, कोई कोई बात नहीं है। समझ आ गया ना आपको कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने समझा, आप, मैंने न्यू स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप हमें अभी ओल्ड स्टूडेंट्स को लिफ्ट नहीं करवाते, क्योंकि एक ना, एक दो तीन मरतबा मुझे कहा हुआ है। किसने कहा था? रुको एक, किसने? एमन ने कहा था, और दूसरा कौन है? रुको बताता हूँ मुझे। सारा शब्बीर, हाँ। दोनों ने मुझे कहा था कि सर आप किसी और क्लास में और ओल्ड स्टूडेंट्स को लिफ्ट ही नहीं करवाते। ठीक है। हाँ जी। चल रहे ठीक है, ओके। हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं। Over the next several months, Israeli officials sought support from the United States, its most important military ally, to strike Iran in an operation planned on April 2025। ये जो ईरान पे अटैक होने वाले थे ना, ये अप्रैल में होने वाले थे, ये प्लानिंग थी इसराइल की। Donald Trump, who returned to US presidency in January, asked Israel to refrain from any strike so that his administration could pursue a peaceful nuclear deal with Iran। लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने इसराइल को रोका कि फिलहाल सब्र रखें, ठीक है, ठंड पाओ, जब तक मैं ईरान से बात कर रहा हूँ। But when negotiations faltered in June and Iran sought to ramp up its uranium enrichment, Israel launched an attack early on June 13 in coordination with operations conducted by its Mossad intelligence agency। आपको पता है, मैं कोई एंटी ईरान नहीं हूं। हमने ईरान, ईरान ना हमारे साथ अच्छा नहीं चला, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, जो मेरे मुल्क के साथ अच्छा चलेगा, चाहे वो सुन्नी हो या चाहे शिया हो, चाहे वो सऊदी हो चाहे अरब हो, वो दुश्मन है हमारा। सबसे पहले हमारा मुल्क आता है, क्योंकि पाकिस्तान आता है सबसे पहले। अगर मेरे पाकिस्तानी किसी भी भाई की अगर खून बहेगा, चाहे वो ईरान
की वजह से हो या सऊदी की वजह से हो, ही इज अवर एनिमी। ठीक है। ईरान ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए इनको रखा, बीएलए को रखा, बीएलए को रखा। ठीक है, क्यों, वाई? और उसको मुंह मुंह की भी खानी पड़ी। बताता हूं मैं आपको किस तरह से। बलोच लिबरेशन और आर्मी यहां से ऑपरेट होती है ना। क्यों? ईरान को चाबहार पोर्ट अपनी बड़ी प्यारी है। उस सिपे को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहता था विद द हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। ठीक है। और इंडियन इंडियन एजेंसी रा को फ्री हैंड दिया गया था ईरान में, फ्री हैंड। मतलब इंडियन रा को फ्री हैंड दिया क्या ईरान में कि आप काम करो, डिस्टेबलाइज करो। ये कुलभूषण यादव है, कहाँ से पकड़ा गया था आपको पता है ना? आपको कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? उसकी स्टेटमेंट देखें, कहाँ से पकड़ा गया था। इसी ईरान ने, ठीक है, जनवरी 2024 में पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए थे। जनवरी 2024 में पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए थे, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया। और उसी इंडियंस ने पता है क्या किया? सेंसिटिव मिलिट्री डेटा ईरान की इसराइल को दे दी, इसराइल को दे दी। सेंसिटिव मिलिट्री डेटा इसराइल को दे दी उन्हीं रॉ एजेंट रॉ ने। क्योंकि इसराइल जो है वो इंडिया का एलाय है, पार्टनर है वो दोनों, पार्टनर हैं वो दोनों। हाँ जी। दोनों पार्टनर है, इंडिया और इसराइल पार्टनर है, आप ये तो जानते हैं ना। अब मोदी और नेतन्याहू दोनों आपस में उनकी बहुत बनती है। उन्हीं रॉ एजेंट्स ने वही सेंसिटिव डेटा ईरान को इसराइल को दे दी। और आप एक रात में, एक रात में टॉप मिलिट्री लीडरशिप ईरान की उड़ा दी इसराइल ने, उड़ा दी। ठीक है, टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए। ठीक है, एक ही रात में। मतलब हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि इतनी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। इवन इसराइल इज क्लेमिंग के हमें ईरान की सब चीजें पता है, हमारे जो स्पाइज हैं ऑल ओवर ईरान है, उनकी मिलिट्री में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। किस तरह से ये पता चला उनको? क्योंकि ईरान ने खुद अलो किया था, ईरान ने खुद अलो किया। और उनका एयर डिफेंस इतना वीक। देखो, अगर आप वॉर गेमिंग देखें ना, वॉर गेमिंग, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं ईरान के अगेंस्ट नहीं हूं ना, मैं सऊदी अरब के अगेंस्ट हूं। मैं अब अपने प्यारे पाकिस्तान के साथ हूं। जो पाकिस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान के साथ होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे चाहे वो कोई भी हो। आई डोंट कंसिडर रिलीजन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं बड़ा रेशनल सोचता हूँ। जो पाकिस्तान के साथ है वो हमारा दोस्त है। ठीक है, जो पाकिस्तान के, जी, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो चाहे कोई भी हो, ही इज अवर एनिमी। चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो। और एज सिंपल, मतलब एज सिंपल, चाहे कोई भी हो, चाहे सऊदी अरब क्यों ना हो, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट है तो इट इज अवर एनिमी। अगर पाकिस्तान के साथ है इट इज अवर फ्रेंड। एज सिंपल। बेशक ये, क्योंकि मैं रिलीजन कंसीडर नहीं करता है। अब देखें, जब दूसरे कंट्रीज रिलीजन कंसीडर नहीं करते तो आप क्यों करते हो? मतलब पाकिस्तान क्यों करे? तो मैं नहीं मानता ना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और अभी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है। अगर इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान न्यूट्रल पोजीशन था, न्यूट्रल पोजीशन थी। हमने साइड नहीं ली, नहीं साइड ली, क्योंकि हमने अफगान वार से सीख लिया है हमने।
अफगान वार से हमने सीख लिया है बहुत। जी। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, ये चीज समझ लो आप। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरे ऊपर ना फतवाएं लग जाएंगी, कसम से, सही बता रहा हूँ मैं। कसम से मेरे ऊपर फतवाएं लग जाएंगी। लेकिन जो है सो है, मतलब जो रियलिटी है सो है। जो रियलिटी है सो है। जी। द ऑपरेशन ओपनिंग कंडक्टेड बाय 200 Israeli फाइटर जेट्स। 200 Israeli फाइटर जेट्स ने। शिरक हो गया, कौन सा शिरक हो गया? बट एज अ मुस्लिम, कौम परस्ती इज अ शिरक। मुसलमान सब एक कौम है। अब मैं क्या कहूं, मैं इस पे शिरक नहीं होता कोई भी। ऐसा होता तो सारे सऊदी वाले काफर ही होते फिर। मरियम रहमान, अगर ये बात होती तो फिर सारे सऊदी वाले काफर ही हैं। मतलब ये बताओ आप, सबसे बड़े तो सिंपथी उनकी है। तो जब वो नहीं कंसीडर करते हैं, आप भी नहीं करो। जी। सबसे पहले अपना मुल्क आता है। जी। अपनी कंट्री आती है सबसे पहले। हाँ जी। 200 फाइटर्स फाइटर जेट्स ऑन मोर देन 100 टारगेट्स। जी। 100 टारगेट, चले चले रिलीजियस, बस रिलीजियस बहस नहीं करें बस। इट्स माय आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ। तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं, ठीक है। जो रिलीजियस बहस को अवॉइड करें बस। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलीजन वगैरह नहीं होती। वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट, मौजूद था हो या जॉन मशीमेयर हो या इंटरनेशनल स्कॉलर्स हो, वो रिलीजन कंसिडर नहीं करते हैं। दैट इज माय व्यू। ठीक है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, इट्स योर डेमोक्रेटिक राइट। जी। रियलिज्म बिल्कुल। विल डिस्कस लेटर। ठीक है, चलें पढ़ें अभी। मोस्ट नोटेबली हुसैन। अब देखें, IRGC के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट कर दिया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और इनिशियल रिस्पांस क्या था ईरान का? ड्रोन्स भेजे टुवर्ड्स इसराइल। और ड्रोन्स के बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि आपने देखे भी सही। बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब यहाँ उसके बाद जो है वो यूएस की एंट्री होती है। इसके बाद यूएस की एंट्री होती है। अब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर साइट्स है, इसराइल के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। इसराइल के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने हैवी बम्स वो ड्रॉप करे, प्लस में उसको कैरी भी करे। बनकर बस्टर बम जिसे कहते हैं आप, उनके लिए आपको B2 बमर्स भी चाहिए, जो कि यूएस के पास ही है। पहले तो यूएस जो है वो हेजिटेट कर रहा था पार्टिसिपेट करने में, बट इट वाज अ गैम्बल। ट्रम्प ने क्या कहा कि मैं 6 वीक्स, 4 वीक्स देता हूँ, 2 वीक्स देता हूँ मैं। बट इट वाज अ गैम्बल। गैम्बल थी वो। और अल्टीमेटली यूएसए एंटर्ड वॉर। यूएसए की एंट्री होती है और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, वहां पे वो बॉम्ब्स गिरा देते हैं। हाँ जी। रिटर्न में ईरान ने क्या किया? ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी एयर बेसिस थे यूएस की, उन पे मिसाइल्स मारे। बट इट वाज अ सिंबॉलिक। सिंबॉलिक था वो। क्यों?
क्योंकि ट्रम्प खुद ही कहते हैं कि ईरान ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, एंड वी थैंक ईरानियन गवर्नमेंट, ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन। सिंबॉलिक था, कोई भी उससे डैमेज इंजरी नहीं हुई, कोई भी उससे डैमेज या इंजरी नहीं हुई। After 12 days of war, US President Donald Trump announced ceasefire between Iran and Israel that would bring an end to the conflict। वो ceasefire हो जाता है, ठीक है। इनिशियली ceasefire वायलेट भी हुआ बाय इसराइल, इनिशियली ceasefire वायलेट भी हुआ। उसके बाद ट्रम्प ने भी कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विथ ईरान एंड इसराइल, स्पेशली आई एम नॉट हैप्पी विथ इसराइल, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सीज इनफॉर्मल सीज फायर हुआ है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, इनफॉर्मल सीज फायर हुआ है, ठीक है। इनफॉर्मल सीज फायर अभी भी दोनों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं काम की चीज। इस लाइन को समझना, एज कंटेम्प्ररी वार स्टडीज शो, पीस टेंड्स टू एंड्योर अंडर वन ऑफ टू कंडीशंस। पीस कब प्रिवेल होता है? दो कंडीशंस, दो में से एक होनी चाहिए। इधर द टोटल डिफीट ऑफ वन साइड, या तो एक साइड की टोटल डिफीट हो, और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल डिटरेंस, या तो डिटरेंस क्रिएट हो, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक हद तक एक लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते, एक लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, डिटरेंस स्टेब्लिश है। लेकिन ईरान और इसराइल के केस में तो डिटरेंस स्टेब्लिश नहीं हुई। इसराइल इज अ न्यूक्लियर पावर, और उसको पूरे वेस्ट की भी सपोर्ट है, यूएस की भी सपोर्ट है। पीस तब क्रिएट होगा ना, देखो, जब दो कंडीशंस हो। नंबर वन, या एक की डिफीट हो, ठीक है, या डिटरेंस क्रिएट हो। हाँ जी, डिफीट तो किसी की भी नहीं हुई, डिटरेंस भी स्टेब्लिश नहीं हुई, है ना। इट मींस, इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब क्या है बताओ? क्या मतलब है कि जो सीज फायर है, ये सीज फायर है, वेदर इट्स सस्टेनेबल और फ्रेजाइल। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। अब आपका दिमाग चल रहा है ना, देखो, अब आप लोगों का दिमाग चल रहा है सही से। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। दैट दैट पीस इज फ्रेजाइल, दैट पीस इज फ्रेजाइल। व्हाट डिड ईच साइड गेन? स्ट्रेटेजिक विंस और लॉस। ये दोनों ने आपस में लड़ झगड़ के क्या हासिल किया? पहले मुझे ये बताओ, यहां तक समझ आया सबको? रिमशा, आफिया, एमन, अलीना, अलीना खालिद हैं या अलीना जिया हैं? मेरे पास दो स्टूडेंट हैं अलीना के, एक है अलीना जिया हैं, जो कि मेरे पास जेंडर में भी हैं। आप अलीना खालिद हैं, आप दूसरी स्टूडेंट हैं, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। बताएं तो मुझे अलीना। आपने, आपको समझ आया? आमना, जफर, आपको, अस्मा, बुशरा, फारा, फिजा, फूजिया, हादिया, हफ्सा, जवेरिया, कायनात, लाइबा, मरियम, मिसबा, मोहनिया, मुजीब, मुसा, नूरुल हुदा, रमशा, सादिया, सारा, शीबा, किबरा, सोहेल, करीम, तैयबा, तहरीन, उसामा और यमन है जमान। अच्छा, ओके, चलिए। व्हाट विल द इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान? आते हैं पाकिस्तान पे भी आते हैं, सबर करें। जी, हाँ जी। चले, व्हाट डिड ईच साइड गेन? दोनों को क्या मिला, देखते हैं। द वार इज
marked a turning point for Israel in its decades-long confrontation with Iran. आपको अभी समझ नहीं आ रही तो अलीना आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, और फिर भी नहीं समझ आई तो मुझे आप मैसेज कर देना कि सर फिर भी नहीं समझ आया मुझे, तो आई वुड एक्सप्लेन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चिल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, फिर भी नहीं समझे, कल का लेक्चर आपने लिया था, कल का लेक्चर लिया था आपने, पहले मुझे ये बात बताएं। हाँ जी, चलें, मैं ग्रुप में एडमिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, कल का लेक्चर आपने लिया था अलीना? कल का लेक्चर आपने लिया था, फर्स्ट क्लास? कल आपने नहीं लिया ना, दैट इज वाई आपको नहीं समझ आ रहा, यही बात है। कल की क्लास आपने मिस की थी ना, कल हमने 1948 से स्टार्ट किया था, 1948 से। हाँ जी, तो वो आप पहले वो सुने रिकॉर्डिंग, फिर अब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी नहीं समझ आए, आई एम देयर, कोई मसला नहीं है, ओके। और मैं भी कहूँ आपको समझ कैसे नहीं आया, ओके, चिल करें, कोई मसला नहीं है। For the first time, Israel successfully brought a prolonged battle to the Iranian soil. कभी भी सबसे पहले ईरान एंड इसराइल, नोट्स कौन से, इस लेक्चर के नोट्स में सेंड कर दूंगा मैं, ओके। इस लेक्चर के नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे सेशन में नोट्स बाय पर करने की या बुक लेने की नीड नहीं पड़ती, ओके। सेंड कर दूंगा मैं, सब्र करें बस। इससे पहले कभी भी ईरान और इसराइल ने डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं किया, कभी भी कन्फ्रंट नहीं किया, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़े हैं, है ना, प्रॉक्सीज के थ्रू ही लड़े हैं। Shifting the conflict from confrontation with Iranian-backed proxies group to direct strike on Iran itself. First time ईरान और इसराइल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है। This was made possible largely due to the Israel's success over the past 2 years in weakening Iran's regional proxies network, particularly Hezbollah and Lebanon. और ये क्यों पॉसिबल हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसराइल ने फर्स्ट टाइम क्या किया कि ईरान की प्रॉक्सीज को वीक किया, हिजबुल्लाह को, हमास को। Over the past 2 weeks, Israel has inflicted significant damage on the Iran's military and scientific elite. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप कमांडर्स, मिलिट्री साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है बाय दी इसराइल। वो साइंटिफिक जो उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी मारा गया है, केवल killing several high ranking commanders and nuclear scientists। ये मैं इसराइल की गेन बता रहा हूँ, इसराइल ने क्या गेन किया है। In coordination with Israel, USA launched strikes on three of Iran's primary nuclear facilities, जो nuclear facilities थी ईरान की, उन पे अटैक किया। Despite these gains, Israel has not accomplished all of its stated goals। लेकिन फिर भी इसराइल जो है वो फेल हो गया। फेल्ड, वाई, हाउ, किस तरह से फेल हुआ, बताता हूं मैं आपको। नथनयाहू कहते हैं, नथनयाहू कि दो पर्पस हैं उसके, दो पर्पस हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। दूसरा, रिजीम चेंज। अब बताओ मुझे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हुए? दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हुए? मतलब वार लड़ी जाती है, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, आज ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं ना, मिलिट्री लीडर्स या लोगों को मारना, दैट इज, ये कोई गेनिंग नहीं होती। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिजीम चेंज करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ही डिस्ट्रॉय करना, क्या अचीव हुए?
The answer is likely negative. It seems that Iran transported nuclear material out of the nuclear facility attacked by the USA. रिपोर्ट्स कहती हैं, इवन इसराइल खुद ही कहता है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जो इनरिच्ड मटेरियल था ना, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया था, किसी को भी नहीं पता कहां चला गया। सम रिपोर्ट सेड दैट रशिया को दे दिया है। सम रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान में है, लेकिन लोकेशन कहां पे किसी को भी नहीं पता, सवाए सवाए अयतुल्ला खुमनाई के, किसी को भी नहीं पता। जो स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, वो ट्रांसपोर्ट हो गया है, वो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, उसकी जगह कौन आएगा? मैं आप लोगों को बिठा देता हूं, मैं आपको सिद्रा आपको बिठा देता हूं मैं। क्योंकि ईरान ने खुद ही कहा है, ईरान ने खुद ही कहा है कि एक फ्रेंडली कंट्री ने हमें पहले ही बता दिया था कि यूएसए वुड स्ट्राइक। ठीक है, यूएसए वुड स्ट्राइक, ईरान की ये खुद ही स्टेटमेंट है, उनके डिफेंस मिनिस्टर की खुद ही स्टेटमेंट दी है कि हमें फ्रेंडली कंट्री ने, अब विदाउट टेकिंग नेम, अब फ्रेंडली कंट्री कोई भी हो सकता है, उन्होंने नहीं बताया था कि यूएस वुड स्ट्राइक। तो हमने जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया था अननोन या अनडिस्क्लोज लोकेशन। हाँ जी, तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए हैं, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ, ना रिजीम चेंज हुई। हैज इसराइल जनरेटेड रिजीम चेंज इन ईरान? नहीं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। अगर आयतुल्ला खमनाई को वो मार देते, चले एलिमिनेट कर देते, तो उससे क्या होता? उससे मिडिल ईस्ट पूरा बर्न हो जाता, आपको पता है। ये फिर जो है ना, वार कभी यहाँ पे रुकती नहीं, क्यास हो जाता पूरे मिडिल ईस्ट में। और ये पता है किसने रोका इनको? यूएसए एंड इसराइल को किसने रोका? अरब कंट्रीज ने रोका कि ये चीज मत करना कभी भी, रिजीम चेंज नहीं करनी है आपने, कभी भी नहीं। और यूएसए के पास तो एक्सपीरियंस भी है, रिजीम चेंज करने में बड़ा एक्सपर्ट है वो, उसको आइडिया था, यूएस को खुद को भी आइडिया था। ये इसराइल इंसिस्ट कर रहा था कि रिजीम चेंज होनी चाहिए, यूएसए को पता है, सारी उम्र उसने रिजीम चेंज किए, पाकिस्तान में भी किए, मिडिल ईस्ट में किए। हाँ जी, बस। अब आते हैं प्यारे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान क्वाइट डिप्लोमेसी इन ईरान इसराइल सीज फायर। पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान क्या कर रहा था इस टाइम पीरियड में? चलें देखते हैं प्यारे पाकिस्तान की। अब देखो, ये टॉपिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, सारे बताओ मुझे। और आपको लगता है ये किसी बुक से लिखा हुआ है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। इमरान खान की बात प्रूव हो गई? आई डोंट थिंक इसकी बात कोई प्रूव हुई है, मे बी प्रूव हुई हो, आई डोंट नो। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको? 90s, 1940, 1947 से स्टार्ट किया था ये टॉपिक। हाँ जी, 1947, 1948 से स्टार्ट किया था हमने ये टॉपिक। और कहाँ पे हम एंड कर रहे हैं? क्योंकि रिजीम चेंज हुई थी जब रेवोल्यूशन गए, तो चले, हो गई, अब क्या करें। कहाँ से स्टार्ट किया था? 1947 से स्टार्ट किया था हमने। हाँ जी, एक बात सुनो, क्लास के बाद में ना नोट्स सेंड करूंगा। अगर किसी ने ना नोट्स मेरे इधर उधर कर दिए, ठीक है, ये सब जो भी मैंने पढ़ा है आपको, मैंने ये लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है,
अगर आपने ना इधर उधर नोट्स कर दिए, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने चोटियां काट देनी है आप लोगों की, गंजा कर देना है मैंने। मेरी बददुआएं मिलेंगी आप लोगों को। और इतनी मेहनत से मैंने इसका लिखा, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके 1947 से और करंट करंट तक हम लेके आया हूँ, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में। अगर मेरे नोट्स इधर उधर कर दिए आपने, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको। रूहानी बददुआएं होती, कसम से मैं बता रहा हूं मैं आप। एक मिनट, क्या हो गया, इनको कॉल कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, सर वाले कॉल कर रहे हैं, पीएमएस का सेमिनार है, ठीक है, कल हम इसको देखते हैं। ओके, कल हम इसको